नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। और विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं 21 जुलाई 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस की, जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए, चाहे बीओ हो, चाहे आरओ हो, चाहे टैक्स कलेक्टर हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1। पाकिस्तान में स्थित टीटीपी संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली अहमद मसूद को किस संस्था के द्वारा या किस देश के द्वारा वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन WHO, संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को या वर्ल्ड बैंक। तो इसको जो है यूएन ने एक वैश्विक आतंकवादी, एक इंटरनेशनल टेररिस्ट के रूप में नामित कर दिया है, और इस व्यक्ति का नाम है मुफ्ती नूर वली महसूद। आप देख सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूएन ने हाल ही में पाकिस्तान में स्थित तहरीक-ए-तालिबान संगठन के नेता मुफ्ती नूर वली महसूद को वैश्विक आतंकवादी के रूप में नामित किया है। जून 2018 में मौलाना फजलुल्लाह की मौत के बाद नूर वली महसूद को आतंकवादी संगठन का प्रमुख बनाया गया था। तो ये बन गए यहाँ पर वैश्विक आतंकवादी, घोषित कर दिए गए हैं यूएन के द्वारा। तो देख सकते हो, इम्पोर्टेंट बात है, पेपर में पूछी जा सकती है। चलिए आगे देखें। यहाँ पे 20 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन दिवस। सही जवाब है इसका अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। 20 जुलाई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है। आज के दिन 1924 को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ की स्थापना की गई थी, जबकि 20 जुलाई को यह दिवस मनाने के लिए यूनेस्को द्वारा सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस। आगे देखें। यहाँ पे निम्न में से किस क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन या पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों, ये जो है मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के आजीवन सदस्य संजीव गुप्ता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। ऐसा पहली बार है कि MPCA के किसी सदस्य ने इस्तीफा दिया है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है? साइबर हमले यानी जैसे आपने देखा होगा कि आईडी हैक हो जाती है या कोई वेबसाइट हैक कर लिया जाता है, तो इस प्रकार के हमलों को साइबर हमला कहा जाता है। तो साइबर हमलों को बचाने के लिए या इनसे टैकल करने के लिए भारत और किस देश के बीच एक समझौता हुआ है? ऑप्शन है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल या जापान। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों इजराइल। साइबर हमलों से निपटने के लिए भारत और इजराइल के बीच एक समझौता हुआ है, जिसके तहत कोरोना वायरस के समय नई परिस्थितियों में डिजिटलीकरण की प्रक्रिया तेज हुई है, जिससे वर्चुअल दुनिया के लिए नए खतरे सामने आ गए हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत प्रकार के वायरस चलते हैं, जैसे ट्रोजन हॉर्स वगैरह, जो है काफ़ी खतरनाक वायरस है। आपके मोबाइल या पीसी में आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है दुश्मन तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारत में मातृत्व मृत्यु दर से संबंधित आंकड़े कौन जारी करता है? ऑप्शन है श्रम मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही जवाब है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी किए गए हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत में मृत्यु दर 2015 से 2017 में 122 से घटकर 2016-2018 में 113 हो गई है, यानी इसमें 7.4% की गिरावट दर्ज की गई है। भारत में मातृत्व मृत्यु दर में एक वर्ष में 9 अंकों की गिरावट आई है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मातृत्व मृत्यु दर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हाल ही में आरओ प्यूरीफायर हमारे घरों में लगा होता है। आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस प्यूरीफायर से हम कहते हैं आरओ प्यूरीफायर, जो कि पानी को शुद्ध करने का काम करता है। तो एनजीटी ने हाल ही में आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है। एनजीटी के अनुसार जो टीडीएस होते हैं पानी में, यानी टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स का स्तर कितने मिलीग्राम से प्रति लीटर में कम नहीं होना चाहिए। तो एनजीटी कह रहा है कि इससे कम नहीं होना चाहिए, जो टीडीएस है पानी में वो इससे कम नहीं होने चाहिए। अब कितने से कम नहीं होने चाहिए ये पूछ रहा है। ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है पर्यावरण वाले सेगमेंट में। सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन है देखिए 50 मिलीग्राम प्रति लीटर, 100 मिलीग्राम प्रति लीटर, 350 ग्राम प्रति लीटर या 500 ग्राम प्रति लीटर। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों 500 ग्राम प्रति लीटर। इससे कम नहीं होना चाहिए टोटल डिजॉल्व सॉलिड पानी में। आप देख सकते हो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को आरओ प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है। एनजीटी ने ऐसे आरओ प्यूरीफायर्स को प्रतिबंध करने की बात कही है जिनका टीडीएस 500 मिलीग्राम से कम है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे देखें, नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे कब मनाया जाता है? यह एग्जाम में पूछा जा सकता है विद्यार्थियों। काफ़ी फेमस पर्सनल है नेल्सन मंडेला। कब मनाते हैं ये? ऑप्शन है 17 जुलाई, 18 जुलाई, 19 जुलाई या 20 जुलाई। सही जवाब है इसका विद्यार्थियों 18 जुलाई। नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे हर साल नेल्सन मंडेला की जन्म जयंती पर 18 जुलाई को मनाया जाता है। यह दिवस सभी के लिए बदलाव की दिशा में एक कदम उठाने और परिवर्तन की ओर अग्रसर होने का अवसर होता है। तो नेल्सन मंडेला जो है साउथ अफ्रीका के गांधी कहे जाते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है नेल्सन मंडेला, और इन्होंने वहाँ पर अधिकारों की एक लंबी लड़ाई लड़ी और बाद में जाकर के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट भी बने नेल्सन मंडेला, और जो है काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। भारत से इनका काफ़ी कनेक्शन रहा है। चलिए आगे देखें। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वेस्ट टू एनर्जी नामक पहल के तहत राज्य में उत्पन्न कचरे से बिजली बनाने का फैसला लिया है? वेस्ट टू एनर्जी मतलब जो भी राज्य में कचरा उत्पन्न होगा उसको जो है इस्तेमाल किया जाएगा बिजली बनाने में। कौन सा ऐसा राज्य है? ऑप्शन है बिहार, पंजाब, उत्तराखंड या झारखंड। तो इसका सही जवाब है विद्यार्थियों उत्तराखंड। उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार इस कचरे से 5 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है और प्रदूषण पर नियंत्रण लगाया जा सकता है, अंकुश लगाया जा सकता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार पहाड़ी राज्य में हर दिन 900 टन कचरा पैदा होता है। तो इतना बड़ा कचरा पैदा होता है, एक तो ये देखिए अपने आप में समस्या है कचरा। तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं कहाँ पे? इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग बिजली बनाने में। तो एक तो कचरा की समस्या ख़त्म हो जाएगी, है ना, उसको वो रिसाइकिल हम कर पाएंगे या रीयूज़ कर पाएंगे, और बिजली मिलेगी वो अलग। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा? ऑप्शन उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश। सही जवाब है इसका हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल को वर्ष 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला प्रदेश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसको हासिल करने के लिए अभी तक प्रदेश की 3,226 पंचायतों में से 2,945 में प्राकृतिक खेती शुरू कर दी गई है। ठीक है, तो प्राकृतिक खेती होगी यहाँ पे, और इस तरीके से प्राकृतिक खेती करने वाला ये पहला स्टेट होगा। अगर हम देखें जैविक खेती करने वाला पहला स्टेट कौन सा है, तो वो ध्यान रखना, वो है सिक्किम। तो जैविक खेती करने वाला पहला स्टेट है सिक्किम, जो 100% बायो फार्मिंग करता है। और प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला पहला स्टेट बनने वाला है हिमाचल प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। माननीय प्रधानमंत्री जी सोशल मीडिया साइट पर 6 करोड़ फॉलोअर्स के साथ निम्न में से किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो ट्विटर पर उनके कितने फॉलोअर हो गए हैं,
और फॉलोअर्स के अनुसार वह विश्व में कौन से क्रम पर आ गए, ये प्रश्न है। ऑप्शन है चौथे, दूसरे, तीसरे या पाँचवें। सही जवाब है इसका तीसरे नंबर पे आ गए। ठीक है, आप देख सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर प्रधानमंत्री जी को फॉलो करने वालों की संख्या बढ़कर 6 करोड़ हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने इस पर कहा है कि मोदी ट्विटर पर सार्वजनिक फॉलो किए जाने वाले भारतीय हैं, इसमें कोई डाउट भी नहीं है ना। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो दुनिया में दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा फॉलो किए जाने वाले व्यक्ति बन गए हैं, या हम कह सकते हैं सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बन गए ट्विटर पर। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 10 करंट क्वेश्चन जो कि जुड़े हुए थे आपके 21 जुलाई से। उम्मीद करता हूँ वीडियो में आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।